अनूठे रिश्ते में बंधे भाई बहन। रक्षाबंधन से एक रोज़ पहले ही मयंक को पहली तनख्वाह मिली थी। सो पापा मम्मी के उपहार के साथ ही उसने मुँह बोली बहन चुन्नी दीदी के लिए सुंदर सी कलाई घड़ी खरीद ली। सारे पैसे मेरे लिए इतनी महंगी घड़ी खरीदने में खर्च कर दिए या मम्मी पापा के लिए भी कुछ खरीदा। चुन्नी ने घड़ी पहनने के बाद पूछा, सबके लिए खरीदा है दीदी, लेकिन अभी दिया नहीं है। शॉपिंग करने और दोस्तों के साथ खाना खाने के बाद रात में बहुत देर से लौटा था। तब तक सब सो चुके थे। अभी माँ ने जगा कर कहा कि आप आ गई हैं और राखी बांधने के लिए मेरा इंतज़ार कर रही हैं। फिर आपको जीजा जी के साथ उनकी बहन के घर जाना है, सो जल्दी से यहाँ आ गया। अब जा कर दूँगा। अब तक तो तेरे पापा निकल गए होंगे राखी बंधवाने, चुन्नी की माँ ने कहा। पापा तो कभी कहीं नहीं जाते राखी बंधवाने, तो उनके हाथ में राखी अपने आप से बन जाती है। हमेशा दिन भर तो राखी बांधे रहते हैं और उन्हीं की राखी देखकर तो तूने भी राखी बंधवाने की इतनी जिद की कि गीता बहन और अशोक जीजू को चुन्नी को तेरी बहन बनाना पड़ा। चुन्नी की मम्मी श्यामा बोली, तो इसमें गलत क्या हुआ? श्यामा आंटी, इतनी अच्छी दीदी मिल गई हैं मुझे। अच्छा दीदी, आपको देर हो रही होगी, आप चलो। अगली बार आओ तो ज़रूर देखना कि मैंने क्या कुछ खरीदा है। पहली तनख्वाह से मयंक ने कहा। मयंक के साथ ही माँ बेटी भी बाहर आ गई। सामने के घर के बरामदे में खड़े अशोक की कलाई में राखी देखकर श्यामा बोली, देख बंधवा आए न तेरे बाप राखी। इतनी जल्दी आप कहाँ से राखी बंधवा आए पापा? मयंक ने हैरानी से पूछा। पीछे वाले मंदिर के पुजारी बाबा से, गीता फटाक से बोली। मयंक को लगा कि अशोक ने कृतज्ञता से गीता की ओर देखा, लेकिन पुजारी बाबा से क्यों? मयंक ने पूछा। क्योंकि राखी के दिन अपनी बहन की याद में पुजारी बाबा को ही कुछ दे सकते हैं ना, गीता बोली। तू नाश्ता करेगा कि श्यामा बहन ने खिला दिया और आप भी जो चाहो खिला देना, मगर अभी तो देखो मैं क्या लाया हूँ आपके लिए। मयंक लपक कर अपने कमरे में चला गया। लौटा तो उसके हाथ में उपहारों के पैकेट थे। इस इलेक्ट्रॉनिक सेवर ने तो हर महीने सेविंग का सामान खरीदने की आपकी समस्या हल कर दी। अपना हेयर ड्रायर सहेजती हुई गीता बोली, हाँ, लेकिन उससे बड़ी समस्या तो पुजारी बाबा का नाम लेकर तुमने हल कर दी। अशोक की बात सुनकर अपने कमरे में जाता मयंक ठिठक गया। उसने मुड़ कर देखा। मम्मी पापा बहुत ही भावविहीन होकर एक दूसरे को देख रहे थे। उसने टोकना ठीक नहीं समझा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बात समझ में तो नहीं आई थी, पर शीघ्र ही अपने नए खरीदे स्मार्टफोन में व्यस्त होकर वह सब भूल गया। एक रोज़ कंप्यूटर चेयर टेबल खरीदते हुए शोरूम में बड़े आकर्षक डबल बेड नज़र आए। मम्मी पापा के कमरे में थे तो सिरहाने वाले पलंग, मगर दोनों के बीच में छोटी मेज पर टेबल लैंप और पत्रिकाएं वगैरह रखी रहती थी। क्यों ना मम्मी पापा के लिए आजकल के फैशन का डबल बेड और साइड टेबल खरीद ले, लेकिन डिज़ाइन पसंद करना मुश्किल हो गया। सो उसने मम्मी पापा को दिखाना बेहतर समझा। डबल बेड के फ्रोसर देखते ही गीता बौखला गई। हमें हमारे पुराने पलंग ही पसंद है, हमें डबल वबल बेड नहीं चाहिए। मगर मुझे तो घर में स्टाइलिंग फर्नीचर चाहिए। आप लोग अपनी पसंद नहीं बताते तो न सही, मैं अपनी पसंद का बेडरूम सेट ले आऊँगा, मयंक ने दृढ़ स्वर में कहा। गीता रुआसी हो गई और सिटपिटाए से खड़े अशोक से बोली, आप चुप क्यों हैं? रोकिए ना इसे डबल बेड लाने से। यह अगर डबल बेड ले आया तो हम में से एक को ज़मीन पर सोना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि ज़मीन पर से न आप आसानी से उठ सकते
और ना मैं, लेकिन किसी एक को ज़मीन पर सोने की मुसीबत क्या है? मयंक ने झुलझुला कर कहा, पलंग इतना चौड़ा है कि आप दोनों के साथ मैं भी आराम से सो सकता हूँ। बात चौड़ाई की नहीं, खर्राटे लेने की मेरी आदत की है मयंक। दूसरी पलंग पर भी तुम्हारी माँ मेरे खर्राटे लेने की वजह से मुंह से लपेट कर सोती है। मेरे साथ एक कमरे में सोना तो उसकी मजबूरी है, लेकिन एक पलंग पर सोना तो सजा हो जाएगी बेचारी के लिए। इतना जुल्म मत कर अपनी माँ पर, अशोक ने कातर स्वर में कहा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, कहकर मयंक मायूसी से अपने कमरे में चला गया और सोचने लगा कि बचपन में तो अक्सर कभी मम्मी और कभी पापा के साथ सोता था, और अभी कुछ महीने पहले अपने कमरे का एयर कंडीशनर खराब होने पर जब फर्श पर गद्दा डालकर मम्मी पापा के कमरे में सोया था तो उसे तो पापा के खर्राटों की आवाज़ नहीं आई थी। मम्मी पापा वैसे ही बहुत परेशान लग रहे थे। जिस तरह करके उन्हें और व्यथित करना ठीक नहीं होगा। जान छिड़कते हैं उस पर मम्मी पापा। मम्मी के लिए तो उसकी खुशी ही सब कुछ है, ऐसे में उसे भी उनकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। उसके दिमाग में एक ख्याल कौंधा, अगर मम्मी पापा को आईपैड दिलवा दे तो वे फेसबुक पर अपने पुराने दोस्तों व रिश्तेदारों को ढूंढकर बहुत खुश होंगे। हिमाचल में रहने वाले मम्मी पापा घर वालों की मर्जी के बगैर भागकर शादी कर के दोस्तों की मदद से अहमदाबाद में बस गए थे। न कभी स्वयं घर वालों से मिलने आए और ना ही उन लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की। वैसे तो मम्मी पापा एक दूसरे के साथ अपने घर संसार में सर्वथा सुखी लगते थे। मयंक के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाने के बाद पूरी तरह संतुष्ट भी गाहे अपनों की याद तो आती ही होगी। क्यों भूले अतीत को याद करवाना चाहता है। गीता ने आईपैड देखकर चिढ़े स्वर में कहा, मुझे गड्ढे मुर्दे उखाड़ने का शौक़ नहीं है। शौक़ तो मुझे भी नहीं है, लेकिन जब मयंक इतने चाव से आईपैड लाया है तो मैं भी उतने ही शौक़ से उसका उपयोग करूँगा। अशोक ने कहा, खुशी से करो, मगर मुझे कोई भूला बिसरा चेहरा मत दिखाना। गीता ने जैसे याचना की, लगता है मम्मी को बहुत कटु अनुभव हुए हैं। मयंक ने अशोक से पूछा, हाँ बेटा, बहुत संयंत्र झेला है बेचारी ने। अशोक ने आह भर कर कहा, और आपने पापा? मैंने जो भी किया स्वेच्छा से किया। घर वाले ज़रूर छूटे, लेकिन उनसे भी अधिक स्नेहशील मित्र और सबसे बढ़कर तुम्हारे जैसा प्यारा बेटा मिल गया, सो मुझे तो ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। अशोक ने मुस्कुरा कर कहा। कुछ समय बाद मयंक की अपनी सहकर्मी सेजल मेहता ने दिलचस्पी देखकर गीता और अशोक स्वयं मयंक के लिए सेजल का हाथ मांगने उसके घर गए। भले ही हम हिमाचल के हैं, पर वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। मयंक का तो जन्म ही यहीं हुआ है, सो हमारा रहन सहन आप लोगों जैसा ही है। सेजल को हमारे घर में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जयंती भाई, अशोक ने कहा, सेजल की हमें फ़िक्र नहीं है, वह अपने को किसी भी परिवेश में ढाल सकती है। जयंती भाई, मेहता ने कहा, चिंता है तो बस उसके दादा दादी की। अपनी परंपराओं को लेकर दोनों बहुत कट्टर हैं। हाँ, अगर शादी उनके बताए रीति रिवाज के अनुसार होती है तो वे इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे। वैसे तो हम कोई रीति रिवाज नहीं करने वाले थे, पर सेजल की दादी की खुशी के लिए जैसा आप कहेंगे कर लेंगे। गीता ने सहजता से कहा, आप बस जल्दी से शादी की तारीख तय करके हमें बता दीजिए कि हमें क्या करना है। सब सुनने के बाद मयंक ने कहा, यह आपने क्या कह दिया मम्मी? अब तो उनके रिवाज के अनुसार सेजल की माँ, दादी, नानी सबको मेरी नाक पकड़कर मेरा दम घोटने का लाइसेंस मिल गया। गीता हंसने लगी। सेजल के परिवार से संबंध
जोड़ने के बाद उनके तौर तरीकों और बुज़ुर्गों का सम्मान करना तुम्हारा ही नहीं हमारा भी कर्तव्य है। गीता बड़ी उत्साह से शादी की तैयारियां करने लगी। अशोक भी उतनी ही हर्षोल्लास से उसका साथ दे रहा था। शादी से कुछ रोज पहले मेहता दंपति उनके घर आए। शादी से पहले हमारे यहाँ हवन करने का रिवाज है, जिसमें आपका आना अनिवार्य है। जयंती भाई ने कहा, आपको रविवार को जब भी आने में सुविधा हो बता दे, हम उसी समय हवन का आयोजन कर लेंगे। वैसे हवन में अधिक समय नहीं लगेगा, जितना लगेगा लगने दीजिए, और जो समय सेजल की दादी को हवन के लिए उपयुक्त लगता है उसी समय करिए। गीता अशोक के बोलने से पहले ही बोल पड़ी, मेरा मतलब है माँ तो हमेशा हवन ब्रह्म बेला में यानी ब्रेकफास्ट से पहले ही करवाती है। जयंती भाई ने जल्दी से पत्नी की बात काटी, कहा, ऐसा ज़रूरी नहीं है भावना, गोधूली बेला में भी हवन करते हैं। सवाल करने का नहीं, के चाहने का है। सो वे जिस समय चाहेंगी और जैसा करने को कहेंगी हम सहर्ष वैसा ही करेंगे। गीता ने आश्वासन दिया। बस हम दोनों के साथ बैठकर आपको भी हवन करना होगा। बच्चों के मंगल भविष्य के लिए दोनों के माता पिता गठजोड़े में बैठकर यह हवन करते हैं। भावना ने कहा। गीता के चेहरे का रंग उड़ गया और वह चाय लाने के बहाने रसोई में चली गई। जब वह चाय लेकर आई तो सहज हो चुकी थी। उसने भावना से पूछा कि और कितनी रस्मों में वर के माता पिता को शामिल होना होगा। वरमाला को छोड़कर छोटी मोटी सभी रस्मों में आपको और हमें बराबर शामिल होना पड़ेगा। भावना हंसी। अच्छा है ना, कुछ देर को ही सही, भाग दौड़ से तो छुट्टी मिलेगी। दोनों पति पत्नी का एक साथ बैठना ज़रूरी होगा। गीता ने पूछा। रस्मों के लिए तो होता ही है, भावना ने जवाब दिया। वैसा तो हिमाचल में भी होता है, अशोक ने जोड़ा। अगर वर वधू के माता पिता में से एक ना हो तो विवाह की रस्में किसी अन्य जोड़े, चाचा चाची वगैरह से करवाई जाती हैं। बहन बहनोई से भी करवा सकते हैं। गीता ने पूछा। हाँ, किसी से भी जिसे वर या वधू का परिवार आदरणीय समझता हो, भावना बोली। मयंक को लगा कि गीता ने जैसे राहत की सांस ली। मेहता दंपति के जाने के बाद गीता ने अशोक को बेडरूम में बुलाया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मयंक को अटपटा तो लगा, पर उसने दरवाज़ा खटखटाना ठीक नहीं समझा। कुछ देर के बाद दोनों बाहर आ गए और गीता फ़ोन पर नंबर मिलाने लगी। हेलो चुन्नी। हाँ, मैं ठीक हूँ। अभी तुम और प्रमोद जी घर पर हो? हम मिलना चाह रहे हैं। तुम्हारे भाई की शादी है। भाई, बगैर मिले कैसे काम चलेगा? यह तो बड़ी अच्छी बात है, मगर कितनी भी देर हो जाए आना ज़रूर, बहुत ज़रूरी बात करनी है। फ़ोन रखकर गीता अशोक की ओर मुड़ी। चुन्नी और प्रमोद दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जा रहे हैं, लौटते हुए यहाँ आएंगे। ऐसी क्या ज़रूरी बात करनी है दीदी से, जिसके लिए उन्हें आज ही आना पड़ेगा? मयंक ने पूछा। गीता और अशोक ने एक दूसरे की ओर देखा। हम चाहते हैं कि तुम्हारे विवाह की सब रस्में तुम्हारी चुन्नी दीदी और प्रमोद जीजा जी निभाएं, ताकि मैं और गीता मेहमानों की यथोचित आवाभगत कर सके। अशोक ने कहा। मेहमानों की देखभाल करने को मेरे बहुत दोस्त हैं, और दीदी जीजा भी आप दोनों की जो भूमिका यानी माता पिता वाली, आप लोग बस वही निभाइए। मयंक ने दृढ़ स्वर में कहा। उसने कई बार ज़मीन पर बैठना पड़ता है, जो अपने से नहीं होता। गीता ने कहा। ज़मीन पर बैठना ज़रूरी नहीं, चौकियाँ रखवा देंगे, कुशन वाली, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, बेहतर है चुन्नी और प्रमोद से रस्में करवा ले। गीता ने बात काटी। तेरी चाहत देखकर हम बगैर तेरे कुछ कहे सेजल से तेरी शादी करवा रहे हैं ना। अब तू चुपचाप जैसे हम चाहते हैं वैसे शादी करवा ले। कमाल करती हैं आप भी।
अपने माँ बाप के रहते मुँह बोली बहन बहनोई से माता पिता वाली रस्में कैसे करवा लूँ। मयंक ने झल्ला कर पूछा, अरे बेटा, ये रस्में वस्में सेजल की दादी को खुश करने को हैं, हम कहाँ मानते हैं यह सब। अशोक ने कहा, अच्छा, पुजारी बाबा से राखी किसे खुश करने को बंधवाते हैं। मयंक ने व्यंग से पूछा और आगे कहा, मैं अब बच्चा नहीं रहा पापा, अच्छी तरह समझ रहा हूँ आप दोनों मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। आपको बताने को मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन एक बात समझ लीजिए, अपनों का हक मैं मुँह बोली बहन को कभी नहीं दूँगा। अब बात जब अपनों और मुँह बोले रिश्ते पर आ गई गीता, तो हमें मयंक को असलियत की भी बता देनी चाहिए। अशोक मयंक की ओर मुड़ा, मैं भी तुम्हारा अपना नहीं मुँह बोला पापा, बल्कि मामा हूँ। गीता मेरी मुँह बोली बहन है, मैं किसी पुजारी बाबा से नहीं, गीता से राखी बंधवाता हूँ। पूरी कहानी सुनना चाहोगे? स्तंभ खड़े मयंक ने सहमति से सिर हिलाया। मैं और गीता पड़ोसी थे, हमारी कोई बहन नहीं थी, इसलिए मैं और मेरा छोटा भाई गीता से राखी बंधवाते थे। अलग घरों में रहते हुए भी एक ही परिवार के सदस्य जैसे थे हम। जब मैं चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मेरे कहने पर और मेरे भरोसे गीता के घर वालों ने इसे भी चंडीगढ़ पढ़ने के लिए भेज दिया। वहीं यह रहती तो गर्ल्स हॉस्टल में थी, लेकिन लोकल गार्जियन होने के नाते मैं इसे छुट्टी वाले दिन बाहर ले जाता था। मेरा रूममेट नाहर सिंह राजस्थान के किसी रजवाड़े परिवार से था, बहुत ही शालीन और सौम्य, इसलिए मैंने गीता से उसका परिचय करवा दिया। कब और कैसे दोनों में प्यार हुआ, कब दोनों में मंदिर में शादी करके पति पत्नी का रिश्ता बना लिया, मुझे नहीं मालूम। जब मैं MBA के लिए अहमदाबाद आया, तो गीता एक सहेली के घर पर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। नाहर चंडीगढ़ में ही मार्केटिंग का कोर्स कर रहा था। मुझे हॉस्टल में जगह नहीं मिली थी और मैं एक दोस्त के घर पर रहता था। अचानक गीता मुझे ढूंढती हुई वहां आ गई। उसने जो बताया उसका सारांश यह था कि उसने और नाहर ने मंदिर में शादी कर ली थी और उसके गर्भवती होते ही नाहर उसे यह आश्वासन देकर घर गया था कि वह इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी मां को मना लेगा और फिर सब कुछ अशोक को बताकर अपने घर वालों को सूचित कर देगा। उसे गए कई सप्ताह हो गए थे और ढीले कपड़े पहनने के बावजूद भी बढ़ता पेट दिखने लगा था। दिल्ली में कुछ हफ्तों की कोचिंग लेने के बहाने उसने घर से पैसे मंगवाए थे और मेरे पास आ गई थी। मैं और गीता नाहर को ढूंढते हुए बीकानेर पहुँचे। नाहर का घर तो मिल गया, मगर नाहर नहीं। वह अपने साले के साथ शिकार पर गया हुआ था। घर पर उसकी पत्नी थी, सुंदर और सुसंस्कृत। पूछने पर ही नाहर की शादी कब हुई उसने बताया कि चंडीगढ़ जाने से पहले ही हो गई थी। नाहर के आने का इंतज़ार किए बगैर हम वापस अहमदाबाद आ गए। समय अधिक हो जाने के कारण ना तो गीता का गर्भपात हो सकता था और ना ही वह घर जा सकती थी। मैं उससे शादी करने और बच्चे को अपना नाम देने को तैयार था, लेकिन ना तो यह रिश्ता गीता और मेरे घर वालों को मंजूर होता, ना ही गीता अपने राखी भाई यानी मुझको पति मानने को तैयार थी। नाहर से गीता का परिचय मैंने ही करवाया था, सो दोनों के बीच जो हुआ उसके लिए कुछ हद तक मैं भी जिम्मेदार था। सो मैंने निर्णय लिया कि मैं गीता से शादी तो करूँगा, उसके बच्चे को अपना नाम भी दूंगा, लेकिन भाई बहन के रिश्ते की गरिमा निभाते हुए दुनिया के लिए हम पति पत्नी होंगे, मगर एक दूसरे के लिए भाई बहन। इतने साल निष्ठापूर्वक भाई बहन का रिश्ता निभाने के बाद गीता नहीं चाहती थी कि अब वह गठजोड़ा वगैरह करवा कर इस सात्विक रिश्ते को झुठलाए। मैं समझता हूँ कि हमें उसकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। जैसा आप कहें, मयंक ने भर्राए स्वर में कहा। आपने जो किया पापा वह अकाल्पनिक है।
जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं महापुरुष ही कर सकता है। कुछ देर बाद वह लौटा और बोला, पापा मैं सेजल की दादी से बता कर आता हूँ। हम दोनों अदालत में शादी करेंगे और फिर शानदार रिसेप्शन आप दे सकते हैं। दादी को सेजल ने कैसे बताया क्या बताया मुझे नहीं मालूम, पर आपकी बात सुनकर वह तुरंत तैयार हो गई। गीता और अशोक ने एक दूसरे को देखा। उनके बेटे ने उनकी इज्जत